Hello everyone. Good evening. Again welcome to your physics concept class, and today we are going to discuss a new topic, that is the electric flux. Question is this: what is the flux? Flux होता क्या है? So there is a branch of physics, that is the fluid dynamics or the hydrodynamics, in which we study about the flow of the fluids. Fluids, I think you know about the fluids, which can flow, like water and gas are said to be fluids. So flux term is related to the flowing quantities. जो भी क्वांटिटी फ्लो कर सकती हैं उनका हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. लाइक एट द 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड द बर्नौली थ्योरम, एंड इन द बर्नौली थ्योरम वी कैलकुलेट देयर द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ पाइप और ट्यूब. सो इट कैन बी से द फ्लक्स ऑफ लिक्विड. सो यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका वाटर से कोई लेना देना नहीं है, बट फ्लक्स तो हमें कैलकुलेट करना ही है. और फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. तो उसका फ्लो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही फॉर्म में होगा. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को हम क्या एज्यूम करेंगे? जहाँ से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं वही उसका फ्लो है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी से एसोसिएटेड होगा. तो इट मीन्स the flow of electric field through a certain area is said to be flux. लेकिन ये सारी बातें हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए तो मैंने सिर्फ नाम लिया है. हमें दो और टर्म डिस्कस करने होंगे. द फर्स्ट टर्म इज एरिया वेक्टर. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको. अब ये बात शायद आपके लिए शॉकिंग है कि एरिया वेक्टर, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. यस, आई एम एग्री विद यू, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस में हम बहुत सारी चीजें कंडीशनल सपोज दैट मान लेते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद अपनी बात स्टार्ट करता हूँ. लाइक मुझे यहाँ पर एक नेल एनवेल्ड करनी है बॉल में, बोर्ड में एक कील को यहाँ पे लगाना है. और तो आपको पता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कील तो हमारे पास में है, एक हैमर की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन सपोज करो कि हमारे पास में हैमर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? किसी हैवी ऑब्जेक्ट से या लाइक ब्रिक, ईंट, उसको लेकर उस कील को इस बॉल में एनवेल्ड करने की कोशिश करेंगे या कर लेंगे. तो हम यहाँ पर ब्रिक से क्या काम ले रहे हैं? हैमर का वर्क ले रहे हैं. तो वी कैन सपोज द ब्रिक वर्क्स लाइक द हैमर हेयर, और रिजल्ट इज सेम. हैमर भी नल को इन्वेल्ट कर देता बॉल में और उस ब्रिक ने भी कर दिया है, तो वर्क तो हमारा वही हो गया. तो साइंस में भी जहाँ कहीं पे भी हमें ऐसी कंडीशंस अज्यूम करनी पड़ती हैं तो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, डिजायरेबल रिजल्ट देती हैं. तो एरिया वेक्टर, तो इन पर्टिकुलर ब्रांच जैसे मैंने आपसे कहा फ्लूइड डायनामिक्स, जहाँ पे बात फ्लक्स की होती है, और क्योंकि कोई भी एरिया अपने अंदर से किसी भी क्वांटिटी को, फ्लूइड को फ्लो होने का एक सर्टेन डायरेक्शन देता है, तो इसलिए इस ऐसी कंडीशंस में हम एरिया को वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं. तो ये तो बात हुई सपोज करने की. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स की कंडीशन में हमें एरिया को, स्पेशली मैं सिंपली बताता हूँ, हाइड्रोडायनामिक्स द ब्रांच, इसमें हम एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं. और एरिया क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ. लाइक इफ वी सपोज हियर अ रिंग, अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, ये मैंने थी, तो ये सारे के सारे एरिया कवर कर रहे हैं. स्क्वायर भी कोई एरिया कवर कर रहा है, रिंग भी कोई एरिया कवर कर रही है, रेक्टेंगल भी कोई एरिया कवर कर रहा है. और इसमें से जब किसी क्वांटिटी को हमें फ्लो कराना है, लाइक वाटर ही फ्लो सपोज कर लीजिए, तो वाटर कैसे फ्लो होगा? ऐसे, रिंग से ऐसे, और
रेक्टेंगल से भी ऐसे ही। तो आप तीनों शेप्स में, तीनों एरिया इनक्लोज्ड में आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्लो का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया है, परपेंडिकुलर टू द एरिया है ना। एक और बात कर लेते हैं, नॉर्मली एरिया का डायरेक्शन नहीं होता इसलिए उसको एरिया स्केलर बोलते हैं, और यहाँ हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो क्या डायरेक्शन कुछ कंडीशंस में होता है, लाइक आप जिस हाउस में, जिस होम में रहते हैं, तो अगर आपसे कोई उसका डायरेक्शन पूछे तो आपको डायरेक्शन बताएंगे क्या? यस डेफिनेटली आप बताएंगे। कौन सा डायरेक्शन बताएंगे? जिस डायरेक्शन से आप अपने हाउस के बाहर निकलते हैं बताएंगे द डोर ऑफ माई हाउस इज अलोंग ईस्ट, अलोंग वेस्ट, अलोंग नॉर्थ, अलोंग साउथ। वही आपके मकान घर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा जिस डायरेक्शन में दरवाजा लगा हुआ होगा, जबकि एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी हम आप डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जो आपका फ्लो है एग्जिस्ट कर रहे हैं आप, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन को आप एरिया का डायरेक्शन भी ले रहे हैं। तो समटाइम वी कैन यूज, तो इन दिस सिचुएशन when the flowing quantity is passes through a area, so the area can have the direction। उस कंडीशन में एरिया का डायरेक्शन हो सकता है, जो कि आपको दिख रहा है एरिया के नॉर्मल फ्लो अलाउ करेगा ये। तो हम सिंपल बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अलोंग टू द आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ एरिया। तो जो भी एरिया होगा उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर और डिस्कस कर लेंगे। This is the definition. The outward normal drawn over the area element is called area vector of that area element, and the length of normal gives the magnitude of area। उस एरिया के मैग्नीट्यूड को मैं एक एग्जांपल लेकर सकता हूँ। जैसे ये कोई एरिया है और सपोज करिए ये 5 मीटर स्क्वायर है, तो इस पे हम एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ कर लें जिसकी लेंथ लाइक 5 सेंटीमीटर है, और स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो 5 मीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट करेगी आउटवर्ड नॉर्मल। ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे हम बट ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के कंसिडर किया है, अदरवाइज प्रॉपर वे में आते हैं। So if we have a small area element of area ds and the outward normal on this area is this, so this is a vector that is ds, so the area vector of an area element ds is given by vector ds equals to ds n cap। n cap पता है आपको, यूनिट वेक्टर होता है 11th स्टैंडर्ड पे, ऑलरेडी आप रीड कर चुके हैं आई थिंक वेक्टर प्रोडक्ट में। तो n cap यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n cap है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया वेक्टर। The area vector of area ds is vector ds equals to ds n cap, where n cap is the unit vector
along the normal, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा दिस डायरेक्शन में। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर। अब इसकी कुछ दो कंडीशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ओपन भी हो सकता है और एरिया क्लोज भी हो सकता है। उन सिचुएशन में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस डेफिनेशन को आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं एरिया वेक्टर की स्क्रीन को पॉज करके। लेट्स वी मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे दो कंडीशन मैं एरिया वेक्टर की बता रहा हूं। तो फर्स्ट, फॉर क्लोज सरफेस मीन्स एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस। जब हम कोई भी सरफेस क्लोज लेंगे, चाहे वो ऐसा हो या नो मैटर किसी भी शेप का हो, तो इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज ये आउटवर्ड नॉर्मल। और ऐसा भी हो सकता है क्लोज सरफेस, लाइक एक क्यूब या क्यूबाइड को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पता है आपको कितने सरफेस होंगे? 6। तो इसके एरिया वेक्टर सारे, इस वाले सरफेस के लिए इधर, इस वाले सरफेस के लिए इधर, डाउनवर्ड वाले के लिए इधर, अपवर्ड वाले के लिए इधर, और एक जो आगे पीछे सरफेसेस है उनका एक इधर और दूसरे वाले का उधर, सारे ही आउटवर्ड नॉर्मल है। और ये मैं क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ। और अगर हम ओपन की बात करें, फॉर ओपन सरफेस, अगर कोई ओपन सरफेस है तो उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्लोज का तो कंफर्म है, आउटवर्ड नॉर्मल ही होता है। ओपन की बात, ओपन क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने अभी बनाया था, ये रिंग हो सकती है, ये रेक्टेंगल हो सकता है। तो जो भी क्वांटिटी फ्लो होनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो वाटर हो, एनीथिंग हो, तो जो फ्लो का डायरेक्शन होगा लीविंग आउट का, जहां से कोई लिक्विड या कोई फ्लो होने वाली क्वांटिटी एंटर करने के बाद लीव आउट करेगी, वही डायरेक्शन ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का होगा। लाइक अगर इस रिंग में इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है ये इस तरीके से, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर ही होगा। और ऐसे ही अगर फॉर दिस इसको सपोज करें तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा फ्लो। अब लेकिन अगर इसी फ्लो को हम रिवर्स कर लें, ये फ्लो इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। ये फ्लो तो एरिया वेक्टर इधर ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो लीविंग आउट फ्लो, जहां से वो फ्लो बाहर निकलने वाला है, और एरिया वेक्टर नॉर्मल ही होता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंडीशन मैं और बताता हूं। लाइक दिस इज द पाइप, ये कोई पाइप है सिलेंड्रिकल, और इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो ये फ्लोइंग डायरेक्शन किधर है? ये लीव आउट किधर कर रहा है? इधर। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ds। सिलेंडर में कितने एरिया होते हैं? 3, 2 बेस एरिया, 1 करंट सरफेस एरिया। और यहां ये एंटर कर रहा है, लीव नहीं कर रहा है। तो अगर ये फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो लीविंग आउट डायरेक्शन इधर होगा, जबकि लीविंग आउट नहीं है। तो रिवर्स करेंगे तो ये इधर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर इधर और इसका इधर। सिंपल वे में हम बोले तो दोनों ही कंडीशन में आउटवर्ड ही है। और तीसरी कंडीशन, अगर इस पाइप में कहीं पे होल्स हो जाते हैं, लाइक इस तरीके से देखिए, ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा इनिशियली वो भी नॉर्मल ही निकलेगा, बाकी जाके उसकी स्ट्रीम कैसी भी हो जाए, ये इस तरीके से। लेकिन जब स्टार्ट में निकलेगा तो वो नॉर्मल ही होगा, बाद में कहीं भी जा सकता है, ठीक है? तो जो कोई भी एरिया जो अपने अंदर से फ्लो अलाउ करता है वो नॉर्मली अलाउ करता है। इसलिए हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जब एज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं? नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया वो कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर क्लोज सरफेस इट इज ऑलवेज आउटवर्ड, फॉर ओपन सरफेस इट इज along to the flow, लीविंग आउट फ्लो, जिधर से लीव होना चाहिए उसकी तरफ होगा।
और अगर हम लीविंग आउट के अगेंस्ट लेंगे तो ये निगेटिव होगा। लाइक अगर हम इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते तो ये माइनस होता, मीन्स इधर को अगर हम ड्रॉ करेंगे ये फ्लो के अगेंस्ट है तो माइनस डी एफ होगा। ठीक है ना, क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर. It's not a big topic to understand. So this is the area vector. Now the second one, we have to understand one more thing here. Area vector is this. तो सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि एरिया वेक्टर को मैं आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। और ये चाहे तो आप रफली एक बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखेंगे फॉर क्लोज सरफेस, बट यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे तो कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो एरिया वेक्टर इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल इन दिस फर्स्ट कंडीशन। और इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरों को मैं सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे में बताऊं तो जो ओपन सरफेस के लिए होता है वो राइट हैंड स्क्रू रूल, मे भी आपने लास्ट क्लासेस में रीड किया हो, राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जब भी आप किसी सरफेस की बाउंड्री बनाते हैं तो बाउंड्री को बनाने का, लाइक मैं आई हैव ए स्क्रू ड्राइवर, दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर। तो जैसे सपोज करिए हमने किसी रिंग को बनाया दिस वन, तो हमने किधर बनाया, ऐसे मूव किए। ये कौन सा मोशन है, क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है? ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो हम इसी स्क्रू ड्राइवर को सपोज करिए मैंने ये ऐसे बनाया, ऐसे और ऐसे बनाया थे, तो ये क्लॉक वाइज मोशन है। तो जो मोशन है राइट हैंड रूल क्या होता है, ये फिंगर कर्ल जो है वो मोशन के डायरेक्शन में, और ये थंब स्टिप के डायरेक्शन में। ये किधर मूव करेगा, जब हम बाउंड्री को इधर बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो ये टिप फॉरवर्ड मूव करती है, और जब ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये बैकवर्ड मूव करेगी। तो वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे फॉर द ओपन सरफेस। तो यहाँ डायरेक्शन डिफाइंड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वो नहीं करना है। तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, इसका डायरेक्शन डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। बाउंड्री आपने किस तरीके से कवर की है, जैसे यहाँ पे कोई एयर में मैं एरिया ले लेता हूँ, उस एरिया को इनक्लेव करने के लिए जो मैं बाउंड्री डिसाइड कर रहा हूँ वो ऐसे इधर ऐसे करके ऐसे किया ना, तो इसी बाउंड्री के डायरेक्शन में मैं इसको स्क्रू को रोटेट करता हूँ। ये जिस डायरेक्शन में टिप मूव करेगी फॉरवर्ड जा रही है तो एरिया वेक्टर इधर होगा। अब इसी बाउंड्री को इसी एरिया कवर करने के लिए मैं इधर से इधर ले जाता हूँ, तो मैं इसी को इधर रोटेट करूंगा। इधर रोटेट करूंगा तो ये बैकवर्ड आएगी, टिप बैकवर्ड आएगी, तो मीन्स एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, फॉर ओपन सरफेस इट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल एज वी डिफाइड द बाउंड्री, और जनरली फ्लो के अगेंस्ट नेगेटिव और फ्लो के डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। Now the second term which is very important here, the second term is solid angle. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इनिशियली कूलम्ब्स लॉ पढ़ाते थे, बट इसकी भी यहाँ नीड रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सॉलिड एंगल क्या है, जनरली तो हम ये बोल देते हैं द एंगल सबटेंड बाई अ कट पार्ट ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, बट देयर शुड बी ए प्रॉपर डेफिनेशन है। कोई भी एरिया, कोई भी सरफेस जब किसी लाइन के परपेंडिकुलर हेल्ड करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एंगल सस्टेन करता है 3D। पहले हम कंपेयर करते हैं एंगल के बारे में, हम क्या जानते हैं जनरली, दिस इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल सस्टेन बाई एन आर्क एट अ पॉइंट। अगर ये पॉइंट है और इन्हीं लाइंस को हम आगे ले जाते हैं, ये आर्क है, इसकी लेंथ को हम L1 अज्यूम कर लेते हैं,
इसकी L2, इस डिस्टेंस को R1 और आगे वाली डिस्टेंस को R2। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू, यहाँ देखें तो L1 डिस्टेंस R1, इट मस्ट बी इक्वल्स टू L2 अपॉन R2। ये तो होगा ना एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल। और अगर पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस के लिए जिसकी रेडियस R हो तो क्या होगा, 2 पाई R, द लेंथ ऑफ होल सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई R, दिस इज 2 पाई, द यूनिट इज रेडियन। ये तो आपको पता है। ऐसे ही ये एंगल किसने सस्टेन किया, आर्क ने, सिंगल लाइन और कर्व ने। लेकिन अगर कोई एरिया एंगल सस्टेन करे किसी पॉइंट पे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो सिंपल ही है, द एंगल सस्टेंडेड बाई एन एरिया एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दैट सेगमेंट to the square of the distance of the point from that area, provided the area is held perpendicular to the lines starting from the point। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड कर दूं। now again we consider a point here and here we assume the one area and one area is here, this area is S1 and this area is S2। तो ये कौन सा होगा, 3 डायमेंशनल एंगल, वो 2 डायमेंशनल था, वो था एंगल सस्टेन्ड बाई एन आर्क। ये होगा एंगल सस्टेन्ड बाई, ये कोनिकल शेप डिफाइंड होगा। आप सपोज करिए कोनिकल, ये एरिया और एक पॉइंट पर आके सारी सर्कमफेरेंस पॉइंट, तो कोनिकल में 3D। और इस डिस्टेंस को अगर हम अगेन R1 सपोज करें और इस डिस्टेंस को R2, तो यहाँ क्या होगा, सेम रीजन से भी आएंगे, द F1 द सॉलिड एंगल एट द पॉइंट O, G ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये वाला ओमेगा भी यूज कर सकते हैं और ये वाला ओमेगा भी यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। तो मैं चलिए ये यूज करता हूँ, डी ओमेगा इक्वल्स टू F1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू S2 अपॉन R2 स्क्वायर। और ये जैसे हमने वो पूरे सर्किल के लिए लिया, अगर हम पूरे स्क्वायर के लिए लें तो फॉर अ फुल स्क्वायर द एरिया इज 4 पाई R स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज R स्क्वायर, दिस इज 4 पाई एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो डिटेल्स में शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ मुझे सॉलिड एंगल सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आपको, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इसलिए भी बताना है। तो ये डायग्राम आप बता दे सकते हैं, मैं डेफिनेशन पहले नोट डाउन करता हूँ। इसको रब करना पड़ेगा।
दिस इज द डेफिनेशन। मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। The solid angle subtended by an area at a point is defined as the ratio of area to the square of the distance of point from the area, provided the area is held perpendicular to the line starting from the point। इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। देखिए सपोज करिए ये लाइन, ये एरिया है, दिस एरिया, दिस इज द सेंट्रल लाइन, ये पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस पे ये एरिया है। इस एरिया को मैंने डीएफ सपोज कर लिया है। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस एरिया इज दिस, एरिया वेक्टर इज डीएफ एंड अ लाइन स्टार्टिंग। तो ये जो एरिया है इन लाइंस के परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, इसका प्लेन इन लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप सपोज कर सकते हैं जैसे कि स्पेयर का कट पार्ट इसको सपोज करते हैं, तो स्पेयर का किसी भी कट पार्ट का सरफेस उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस कंडीशन में ये दिस इज द सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला इन दिस कंडीशन। तो ये तो तब है जब जो सरफेस हमने अज्यूम किया है वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। लेकिन सपोज करिए अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको एक अज्यूम करते हैं ये ऐसे होता तो परपेंडिकुलर होता, बट ये स्लैंट है और दिस इज द पॉइंट ओ। यहां पे जो एंगल सब्टेंड होगा डी ओमेगा वो कैसे होगा? तो यहाँ देखते हैं इसकी जो सेंट्रल लाइन है ये तो यहां आ रही है इस डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है इसका वो इधर होगा नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया तो ये है ना, इसका नॉर्मल ही होगा ds, और जो सेंट्रल लाइन क्या है वो ये है, दिस इज द सेंट्रल लाइन। तो इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आपको चाहिए होगा इस लाइन के डायरेक्शन में। तो वो कितना होगा? इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस कंपोनेंट इज डी कॉस थीटा। तो अब क्या होगा, कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया डी कॉस थीटा। इन एरियाज को अगर हम ऐसे प्लेन को डिसाइड करें, ये लाइन ये एंगल भी वही है कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल। तो इस टर्म को यहाँ नाउ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इस सिचुएशन में होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए कितना होगा, यहां पे हम लिखते हैं फॉर होल स्क्वायर डी ओमेगा इज 4 पाई। ये आपको नोट रखना है, ठीक है। किसी भी होल स्क्वायर के लिए द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय द होल स्क्वायर एट इट्स सेंटर इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन। और अगर स्क्वायर ना भी हो तो कोई और भी सरफेस हो, पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ये प्रोसेस जो है वो नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं इसको। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम नोट डाउन कर सकते हैं।
सॉलिड एंगल फॉर एन क्लोज सरफेस इज 4 पाई st से रिप्रेजेंट कर दे तो इसका यूनिट हो जाएगा, ऑलवेज ये रहेगा, नो मैटर सरफेस ये स्फेरिकल हो सेंटर पे या फिर सरफेस इस तरीके का हो, तब भी जब आप सॉलिड एंगल कंप्लीट पूरे सरफेस के लिए अज्यूम करेंगे तो फाइनली 4 पाई ही होगा। ये बात आपको नोट डाउन रखनी है, नोटिस में लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है, ये आपको नोटिस रखना होगा। तो ये दो टॉपिक जो आपके आगे वाले टर्म में यूज होने वाले हैं, जो हम गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो टॉपिक जरूरी थे। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमने क्यों सपोज किया उसका रीजन मैंने आपको बताया, और सॉलिड एंगल यूटिलाइज होने वाला है तो इसलिए मैंने बताया। तो सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं, द एंगल सस्टेन्ड बाई एरिया और सरफेस at a point when it is perpendicular to the lines starting from the point is called the solid angle. So ये नोट भी आप चाहें तो नोटिस कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सपोज हमने कोई भी एक सरफेस ले लिया है एस, और यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ऑफ एरिया डी एस, और इसका आपको पता है आउटवर्ड नॉर्मल ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो हम पर्टिकुलर पहले स्मॉल जो सेगमेंट है डी एस उसका निकालेंगे। देखते हैं क्या, पहले डेफिनेशन, this is the definition. The electric flux through a closed area element is number of electric field lines passes through the surface normally. Means किसी भी surface पे अगर हम ये surface use करते हैं like this, तो this is the electric field, तो it means electric field lines intensity E है, इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया आपको पता ही है ये होगा। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक लाइन शो करें तो द एरिया वेक्टर इज दिस and electric field is this, if the angle between this is theta, तो E का एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E cos theta। तो the electric flux through the closed area element is number of electric field lines passes through the surface normally। तो हम क्या इसको नोटिस करेंगे, दैट इज फाई ई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो यही इसी के अराउंड एक पॉइंट ले लेते हैं डी एस इस एरिया एलिमेंट के लिए, और डी फाई ई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउंग टू द एरिया वेक्टर एंड डी एस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। और जैसा कि हम यहाँ एरिया को यहाँ वेक्टर सपोज कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो इट कैन बी रिटन एज डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, सेम हियर E dot df equals to E df cos theta. This is the value. So this is the for a small closed element. यहाँ पे ये भी कंडीशन है closed element। और अगर हम इस पूरे सरफेस का निकालना चाह रहे हैं तो for whole surface के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे।
So for whole surface is this. Phi E equals to integration over the whole surface is E dot ds. This is the electric flux associated with this whole surface. Small segment के लिए मैंने just notice किया d phi E equals to E dot ds. E dot ds means E ds cos theta, and for the whole surface का means कोई जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो, ये आर्बिट्री सरफेस भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी उस टाइप का। तो होल सरफेस में हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस को छोटे छोटे प्लेनर एरियाज मीन्स सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जहां पे नॉर्मल उनके परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे और उन सबका सम कर देंगे। और समेशन प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको पता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए वो भी देख लीजिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, and for area the unit is meter square, so it should be Newton meter square per coulomb. This is the unit of electric flux. So the one definition is this: the electric flux through or associated with a closed surface area element is the number of electric field lines passes through the surface normally. Surface से normally cross होने वाली number of electric field lines. In other words हम ये भी कह सकते हैं the electric flux associated with the surface is equal to the surface integration of electric field over that surface. This will be the second definition. So हम चाहे तो वो भी नोट कर सकते हैं यहाँ से। This will be the second definition. The electric flux through a surface is equal to the surface integration of electric field over that surface. This will be the second definition. You can note down these definitions also. So that's all for today. Now we will meet in the next class when we discuss the most important theorem of your syllabus, Gauss theorem. Till then, enjoy the journey of physics. Read more, study more, learn more and understand more with me and with yourself.